हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एक कुमार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आज आप लोगों को समक्ष क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर मात्रक एवं मापन का लेक्चर्स नंबर 9 को लेकर आए हुए हैं आप लोगों को समक्ष, जो कि है त्रुटि। इसमें हम एरर पढ़ेंगे और एरर को 3-4 वीडियो में हम समाप्त कर देंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस पर हम लोग लगाएंगे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं त्रुटि। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर समझेंगे क्या पढ़ने वाला है बाबू। त्रुटि। त्रुटि और त्रुटि को अंग्रेजी में बोला जाता है एरर। क्या बोला जाता है बाबू? एरर। क्या बोला जाता है? एरर। अब जरा यहाँ पर समझने वाले हैं कि एरर होता क्या है, यानी त्रुटि होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई भी मेजरमेंट करने आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं और उस मेजरमेंट करने में आप कुछ गलती कर देते हैं और उसी गलती को एक्चुअली में बोलते हैं एरर। क्या बोलते हैं बाबू? एरर। जैसे मान लेते हैं एरर कैसे होता है। मान लेते हैं कोई भी मेजरमेंट करने के जाइएगा तो यह एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि आप सही मेजरमेंट कीजिएगा, उसमें गलती होने की भी संभावना होती है। तो जो संभावना होती है मिस्टेक होने की, और तो जितना मिस्टेक होता है और उसी मिस्टेक को ही एक्चुअली में बोलते हैं एरर। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं रड, छड़ के नाम जानते होंगे बाबू, रड छड़। मान लेते हैं छड़ कहाँ बनता है? किसी न किसी फैक्ट्री में बनता है और जिस फैक्ट्री में छड़ बनता है वहाँ पर एक लैब का भी व्यवस्था होता है। लैब में क्या किया जाता है? छड़ बन जाने के बाद में उसका मेजरमेंट किया जाता है, यानी मापा जाता है कि उस छड़ का एक्चुअल में लंबाई कितना है। तो वहाँ पर जो प्रैक्टिस यानी उस लैब के अंदर जो मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है और मापा जाता है, उसको बोलते हैं प्रायोगिक मान। यानी प्रयोगशाला के अंदर जो मेजरमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायोगिक मान। और छड़ का फैक्ट्री में तैयार होकर मान लेते हैं यहाँ पर अपने घर आता है, घर पर लाते हैं। तो घर पर लाने के बाद यहाँ पर जो मेजरमेंट करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत कम आ जाए चाहे या अधिक आ जाए, और तो इसको हम मेजरमेंट करेंगे घर पर लाकर, तो इसको हम बोलेंगे वास्तविक मान। और प्रायोगिक मान और वास्तविक मान दोनों को हम घटा देंगे तो जो अंतर आएगा उसी अंतर को हम लोग बोलते हैं त्रुटि। क्या बोलते हैं बाबू? त्रुटि, यानी एरर के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर हम तौर पर बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, ये मान लेते हैं कोई छड़ हो गया, ये मान लेते हैं कोई छड़ हो गया और इस छड़ की लंबाई मान लेते हैं यहाँ पर 6.0 मीटर है, यानी 6 मीटर के आसपास में है इस छड़ की लंबाई। और यहाँ पे इस छड़ की लंबाई कितना है बाबू? 6 मीटर के आसपास में है। यानी जहाँ पर एक छड़ बनता है उसके बगल में एक लैब की व्यवस्था होती है, यानी एक प्रयोगशाला भी बना होता है और उस प्रयोगशाला में इस छड़ को मेजरमेंट किए तो यहाँ पर इस छड़ को मेजरमेंट किए तो कितना आया हुआ है बाबू? 6.0 मीटर आया। लेकिन इस छड़ को सपोज दैट वहाँ से लाकर अपने घर पर मेजरमेंट किए तो यहाँ पे घर पर मेजरमेंट किए तो आ गया बाबू, यहाँ पर आ गया बाबू 6.1 मीटर। अब देखिए जो लैब में हम मेजरमेंट किए तो इसका आया था 6 मीटर, तो इसको हम बोलते हैं प्रायोगिक मान। क्या बोलते हैं बाबू? प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान। और जो घर पर लाकर इस छड़ को यानी रड को, ये क्या बाबू? कोई रड है और इस छड़ को हम घर पर लाकर मेजरमेंट किए तो आया 6.1 इंच आया। तो इसको हम बोलेंगे बाबू वास्तविक मान। क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। वास्तविक मान। वास्तविक मान। अब मेरा कहने का मतलब है कि यह एक कोई रड है। रड कहाँ बनता है? कोई ना कोई फैक्ट्री में बनता है और जिस फैक्ट्री में बनता है वहाँ पर लैब का भी व्यवस्था होता है। और इस छड़ का जिस फैक्ट्री में बनता है तो उसको मेजरमेंट किया जाता है तो मापे तो यहाँ पर आया 6.0 मीटर, इतना मीटर आया। अब प्रयोगशाला में माप रहा है तो इसको बोलते हैं प्रायोगिक मान। लेकिन यहाँ पर L2 बराबर, और इस छड़ को मान लेते हैं गाँव देहात में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी बांटते हैं
डीलरशिप के माध्यम से। तो यहाँ पर बांटे, तो यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर जब छड़ आया तो इसका लंबाई हो गया 6.1 मीटर। यहाँ पर जब मेजरमेंट किए तो इसको बोलते हैं वास्तविक मान। क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। अब देखिए बाबू, यहाँ पर प्रायोगिक मान आया 6.1 और वास्तविक मान आया 6.1 इंच। और प्रायोगिक मान में से वास्तविक मान को हम जब घटा देते हैं तो जो वैल्यू आता है उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर ही क्या कहलाता है बाबू? त्रुटि कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? त्रुटि कहलाता है। क्लियर? तो यहाँ पर लिख लेंगे प्रायोगिक मान, लिखेंगे यदि किसी वस्तु के, यदि किसी वस्तु के प्रायोगिक मान तथा यदि किसी वस्तु के प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर ही त्रुटि कहलाता है। त्रुटि कहलाता है। यानी प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर ही क्या कहलाता है बाबू? त्रुटि कहलाता है। अब यहाँ पर त्रुटि है, यहाँ पर हमको निकालना है कि त्रुटि कितना आएगा। तो त्रुटि बराबर यहाँ पर हो जाएगा प्रायोगिक मान और माइनस क्या हो जाएगा? वास्तविक मान। शॉर्टकट में लिख देते हैं वास्तविक मान। अब देखिए बाबू, यहाँ पर प्रायोगिक मान का वैल्यू कितना है? 6.0 मीटर माइनस वास्तविक मान कितना है? 6.1 मीटर। अब घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस 0.1 मीटर आएगा, माइनस 0.1 मीटर आएगा। और इसमें मॉड लगा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर के आसपास में त्रुटि आएगा और इसी को हम बोलते हैं त्रुटि। यानी इस छड़ में आपका कितना एरर आया? 0.1 मीटर का एरर आया और इसी एरर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? त्रुटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रुटि। और जो त्रुटि होता है, त्रुटि को हमेशा डेल्टा एल द्वारा निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रुटि को डेल्टा एल द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी त्रुटि को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एल द्वारा निरूपित किया जाता है। तो त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा? प्रायोगिक मान माइनस वास्तविक मान। प्रायोगिक मान कितना है रॉड का? 6.0 और माइनस वास्तविक मान कितना है? 6.1। घटा देंगे तो माइनस 0.1 मीटर आ जाएगा और मॉड लगा देंगे तो निगेटिव का वैल्यू क्या हो जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बाबू, अगर मान लेते हैं ईश्वर यहाँ पर एग्जाम्पल यह फर्स्ट हो गया, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड, जैसे मान लेते हैं आप जो चीज़ आप लोग देखते हैं उसी चीज़ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह मार्कर हो गया। क्या हो गया बाबू? कोई मार्कर हो गया। और इस मार्कर को मेजरमेंट करने के लिए किसी 3 लड़के को हम खड़ा करा देते हैं। इस क्लास में बहुत सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं और इस क्लास में से अगर 3 लड़के को हम खड़ा कराते हैं, 2 लड़के को खड़ा कराते हैं, 1 लड़की को खड़ा कराते हैं, तो पहला लड़के से पूछते हैं कि बाबू यहाँ पर इसका लंबाई कितना है? मेजरमेंट करके आइए मेरे पास और इस मार्कर की लंबाई मेजरमेंट करके बताइए। तब पहला लड़का आया तो बताया 6.0 इंच। और यहाँ पर दूसरा लड़का आया, मेजरमेंट किया तो यहाँ पर आ गया उससे 6.1 इंच। और तीसरा लड़की आई तो इस मेजरमेंट की तो ये इसका आ गया बाबू यहाँ पर 6.2 इंच। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 लड़का को बुलाया इस मार्कर के मेजरमेंट करने के लिए। तो पहला लड़का आपको मेजरमेंट कर दिया 6 इंच और दूसरा लड़का मेजरमेंट कर दिया 6.1 इंच और तीसरा लड़की आई वह मेजरमेंट कर दी 6.2 इंच। यानी 6.0, 6.1, 6.2। यानी दोनों लड़का
और एक लड़का यह मेजरमेंट करने आई तो अलग अलग वैल्यू देकर गया, तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा लड़का सही मेजरमेंट किया है, कौन सा लड़का गलती मेजरमेंट किया है, हम कैसे कह सकते हैं? तो सबसे पहले बाबू इसको माध्य निकालना पड़ेगा। आपको बताने के लिए किसमें त्रुटि कितना आ रहा है और किसमें त्रुटि कितना नहीं आ रहा है और कौन सा लड़का या लड़की 0-0 मेजरमेंट किया है, तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? माध्य। तो माध्य बराबर होता है कुल भौतिक राशि का योग, कुल भौतिक राशि के योग अब बाटा होता है कुल भौतिक राशि के संख्या, भौतिक राशि के संख्या इतना होता है। और यहाँ पर माध्य है तो यहाँ पर माध्य बराबर, और यहाँ पर भौतिक राशि का जो कितना है, पहला लड़का कितना मापा है L1, फिर यहाँ पर दूसरा क्या है L2, और फिर तीसरा क्या है बाबू L3, और यहाँ पर कुल भौतिक राशि की संख्या यानी लड़का लड़की मिलाकर कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 से हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे। अब बाबू देखिए यहाँ पर L1 की लंबाई कितना मेजरमेंट किया है, L1 वाला लड़का 6.0, L2 वाला 6.1, और L3 वाला लेडीज कितना किया 6.2। अब बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बराबर यहाँ पर 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 18, अब बाटा 3, अब भाग देंगे तो 6 पॉइंट कितना 1 इंच इतना आ जाएगा, यानी माध्य आपका आ गया कितना 6.1 इंच। लेकिन एक्चुअल में हमको निकालना है कि कौन सा लड़का मतलब अच्छा मेजरमेंट किया है 0-0 लाया हुआ है, और कौन सा लड़का मेजरमेंट गलत किया है, वो भी गलत किया है तो कितने एरर किया है यानी कितने गलती किया है। तो देखिए बाबू यहाँ पर निकालने के लिए जरा यहाँ पर ध्यान देंगे बाबू। अब यहाँ पर अब निकालेंगे बाबू त्रुटि। क्या निकालेंगे? त्रुटि। अब देखिए बाबू त्रुटि बराबर होता है माध्य, अगर इस तरह सवाल रहा है माध्य माइनस वास्तविक मान। अब देखिए बाबू यहाँ पर त्रुटि को डेल्टा L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर 3 गो है तो डेल्टा L1 मान लेंगे, और माध्य कितना है बाबू 6.1, तो यहाँ पर लिखेंगे 6.1, अब माइनस वास्तविक मान कितना है 6.0 बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पर 0.1 इंच, यानी पहला लड़का को मेजरमेंट करने में 0.1 इंच का एरर आया। अगर यहाँ पर L2 वाला लड़के को निकालेंगे तो यहाँ पर 6.2 माइनस यहाँ पर 6.2, माध्य कितना है 6.1 है बाबू 6.1, माइनस यहाँ पर वास्तविक मान कितना है 6.0, यहाँ पर 6.1 है। अब इसको घटा देंगे तो 0 इंच, यानी यह लड़का क्या मापा है सही मेजरमेंट किया है। क्या किया है बाबू? सही मेजरमेंट किया है। अगर डेल्टा L3 की हम बात करते हैं तो माध्य कितना है 6.1 माइनस यहाँ पर वास्तविक मान कितना है 6.2, घटा देंगे तो माइनस 0.1, अब मड लगा देंगे तो यहाँ पर 0.1 इंच का एरर आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पहला लड़का में 0.1 इंच का क्या आया है एरर आया है, और दूसरा लड़का में यहाँ पर कोई प्रकार की त्रुटि नहीं आया है, और तीसरा लड़का जो मेजरमेंट किया इस तीसरा लड़की जो मेजरमेंट की इसमें भी 0.1 इंच का एरर आया हुआ है। अब आपको देखने के बाद आपको पता लग गया बाबू कि यहाँ पर सेकेंड लड़का है यह 6.1 इंच जो मेजरमेंट किया है यह एग्जैक्ट में सही मेजरमेंट किया है, क्योंकि इसमें 0-0 आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? 0-0 आ रहा है। और बताइए बाबू यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक अगर नोट नहीं किए तो सबसे पहले बाबू इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको मिटाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं बाबू। यहाँ तक तो सभी लोग को समझ में आ गया बाबू। अब आगे के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। त्रुटि समझ गए। प्रायोगिक मान में से वास्तविक मान को हम घटा देते हैं तो जो वैल्यू आता है उसी वैल्यू को एक्चुअल में हम एरर के नाम से जानते हैं, यानी त्रुटि के नाम से जानते हैं। अब देखने वाले हैं बाबू त्रुटि के प्रकार। क्या देखने वाले हैं बाबू? त्रुटि के प्रकार। त्रुटि के प्रकार इसको अंग्रेजी में बोला जाता है टाइप ऑफ एरर।
टाइप ऑफ एरर, यानी जो त्रुटि होता है यह कितने प्रकार के होता है, यानी अपने प्रयोग के आधार पर एरर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले इस पॉइंट पर हम लोग गौर करेंगे। तो देखिए बाबू, जो त्रुटि होता है, त्रुटि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बाबू? 3 भागों में बांटा गया है। देखिए बाबू, यहाँ पर पहला त्रुटि होता है बाबू, दूसरा और तीसरा। ये पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा। पहला त्रुटि होता है बाबू क्रमबद्ध त्रुटि। पहला के क्या नाम देते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा होता है बाबू यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि। और तीसरा है बाबू स्थूल या गंभीर त्रुटि, स्थूल या गंभीर त्रुटि। अब देखिए बाबू, यहाँ पर क्रमबद्ध त्रुटि को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्या बोलते हैं बाबू? सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक्स एरर। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक्स एरर। और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एरर, रैंडम एरर। और तीसरा जो त्रुटि होता है स्थूल या गंभीर त्रुटि को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस, ग्रॉस एरर। क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर। अब तीनों पॉइंट को हम गौर कर लेते हैं बाबू कि यहाँ पर जो त्रुटि होता है यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है बाबू सिस्टमैटिक एरर, दूसरा का रैंडम एरर, तीसरा का क्या होता है? ग्रॉस एरर। लेकिन पहला पॉइंट को हम समझेंगे कि क्रमबद्ध त्रुटि किसको बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी लैब में, जाहिर सी बात है कि कोई भी लैब में आप प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो क्या जाते जाते आप प्रैक्टिकल करने थोड़ी लगते हैं बाबू। प्रैक्टिकल करने के लिए बाबू एक सिस्टम बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? सिस्टम बनाना पड़ता है। और उस सिस्टम के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं, यानी सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम कैसे बनता है? यानी प्रैक्टिकल करने के लिए एक अच्छा मकान होना चाहिए, यानी एक अच्छा मकान का निर्माण करना पड़ता है। और अच्छा मकान के निर्माण करने के बावजूद भी उस रूम का टेम्परेचर भी एक निश्चित होना चाहिए। और यहाँ पे उस प्रैक्टिकल्स यानी उस लैब के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट रखा जाता है, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया, पेंटोमीटर हो गया, गैल्वेमीटर हो गया, आमीटर हो गया, गेज हो गया, यानी बहुत सारे छोटे मोटे इक्विपमेंट को उसके अंदर रखा जाता है। और यहाँ पर वो सारे इक्विपमेंट किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिक से चलते हैं। और इलेक्ट्रिक से चलते हैं, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक से जिस टाइम इलेक्ट्रिक है उस टाइम वह इक्विपमेंट चल रहे हैं। और अचानक क्या हुआ बाबू, वहाँ कोई भी मान लेते हैं वोल्ट मीटर लिए हैं, वोल्ट मीटर से हम लोग रीडिंग ले रहे हैं। कैसे? मान लेते हैं वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर से हम लोग रीडिंग ले रहे हैं। और रीडिंग लेने के बाद यहाँ पर कुछ पलों के बाद रीडिंग ले रहे हैं, और रीडिंग लेने के बाद आपका लाइट कट गया। तो क्या लाइट कट गया तो यहाँ पर यह वोल्ट मीटर आपको एग्जैक्ट बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो नहीं बताता है तो इसके चलते जो त्रुटि आ जाती है उसी त्रुटि को हम बोलते हैं रैंडम एरर, यानी सिस्टमैटिक एरर। क्या बोलते हैं बाबू? सिस्टमैटिक एरर। जैसे आप ही बताइए, मान लेते हैं प्रयोगशाला में, आप प्रयोगशाला में मान लेते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए गए, और उसमें हम आपको कह दिए कि जाइए वर्नियर कैलिपर से मान लेते हैं वोल्ट मीटर से माप कर मेजरमेंट करके बताइए कितना आ रहा है, कितना वोल्ट मीटर आ रहा है। तो आप गए वोल्ट मीटर से देखने लगे और अचानक क्या हुआ? लाइट कट गया। तब बताइए यहाँ पर लाइट कट गया तो क्या वोल्ट मीटर चलेगा? नहीं चलेगा, यानी नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में गड़बड़ी है। क्या बाबू? सिस्टम में गड़बड़ी है, यानी सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण जो त्रुटि आ जाए उस त्रुटि को बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, यानी क्रमबद्ध त्रुटि। ये सिस्टम में गड़बड़ी है, आपको सिस्टम में गड़बड़ी है और गड़बड़ी हो जाने के कारण जो त्रुटि आ जाती है उसी त्रुटि को हम एक्चुअल में बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? अब बाबू यहाँ पर समझेंगे सिस्टम में गड़बड़ी कैसे होता है, इसका कारण पता होता है। आपको पता था कि लाइट है, लाइट कट भी सकता है, लाइट है, लाइट कट भी सकता है, यह आपको पता था। इसके बावजूद भी आप वोल्ट मीटर से रीडिंग लेना चालू किए और लाइट कट गया
तो वोल्टमीटर आपका गलत रीडिंग बता देगा, और जब गलत रीडिंग बता देगा तो त्रुटि हो जाएगा, और उसी त्रुटि को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण जो त्रुटि आ जाए उस त्रुटि को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। क्या बोलते हैं बाबू? सिस्टमैटिक एरर। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? यह सिस्टम का गड़बड़ी तो ही है कि आपका लाइट कट गया, और लाइट कटने की वजह से, लेकिन इसका कारण पता होता है। हमको पता था कि लाइट कभी है तो कभी नहीं है, यानी लाइट कट भी सकता है, यह हमको पता था एक्चुअली में। यानी सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण, तब सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण जो त्रुटि आ जाए उस त्रुटि को हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। इसका कारण पता होता है। आपको पता था कि लाइट कट भी सकता है, इसके बावजूद भी हम वोल्टमीटर से रीडिंग लिए, और वोल्टमीटर से रीडिंग लेते समय आपका बिजली कट गया, और कटने की वजह से वोल्टमीटर अब रीडिंग नहीं देगा, और उसके माध्यम से जो त्रुटि आ जाती है, और उसी त्रुटि के एक्चुअल में हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि यानी सिस्टमैटिक एरर। यानी पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? इसका नाम से ही स्पष्ट है, सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण जो त्रुटि आ जाए उस त्रुटि को हम एक्चुअल में सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आप लोग समझ गए, सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण जो त्रुटि आ जाए तब उसे हम क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक एरर। यह पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए बाबू, अगर नोट नहीं किए तो सबसे पहले नोट कर लीजिए। लिखिए बाबू, सिस्टम में गड़बड़ी हो जाने के कारण जो त्रुटि आ जाए उस त्रुटि को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। नीचे एक तीर के निशान देकर लिख लीजिएगा, इसका कारण पता होता है। आपको पता था कि लाइट कट भी सकता है, ते पर भी पता होने के बावजूद भी आप वोल्टमीटर से कनेक्टेड किए, और कनेक्टेड करने के बाद उसके बाद लाइट कट गया, तब वोल्टमीटर आपका रीडिंग दे रहा था, और देने के बाद लाइट कटने के बाद वो भी रीडिंग देना बंद कर दिया, यानी उसमें त्रुटि आ गया, और उसी त्रुटि को हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट पर हम चलते हैं। दूसरा है यादृच्छिक यानी रैंडम एरर क्या होता है। जैसे बाबू यहाँ पर 9th और 10th स्तर में आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? सभी लोग पढ़े होंगे। तो जैसे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे, चाहे लूडो खेले होंगे। क्या खेले हैं? लूडो खेले होंगे। तो देखिए बाबू, यहाँ पर लूडो में क्या होता है? लूडो को हम कहेंगे कि क्या ऐसा आप खेलिए लूडो कि एक बार में ही छक्का चले आए। तो क्या कोई फिक्स है कि एक बार खेलने के बाद छक्का चला आएगा? ऐसा कोई पता नहीं होता है। छक्का आ भी सकता है, न भी आ सकता है। जिसका कारण पता न हो, तब कारण पता न हो और जिसके चलते त्रुटि आ जाती है, उस त्रुटि को बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। पहला एग्जाम्पल, इसका कारण पता नहीं होता है। आपको पता था कि छक्का आ भी सकता है, न भी आ सकता है, इसका कारण पता नहीं होता है। यानी इसका कारण पता नहीं होता है, और हो जाने के कारण तो अगर हो गई त्रुटि तो अब उसको क्या बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटि। जिसका कारण पता नहीं होता है, यानी जिसका कारण पता न हो, अगर त्रुटि आ जाए तब उस त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर। दूसरा पॉइंट भी क्लियर? अब दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया, लेकिन पहला एग्जाम्पल दिए हैं, अब दूसरा का एग्जाम्पल देते हैं बाबू। जैसे यहाँ पर थैला देखें आप लोग, एक थैला है, और थैला में मान लेते हैं पानी को भर देते हैं, पानी को डाल देते हैं, और इसमें हम गेंद रख देते हैं। यहाँ पर सब गेंद अलग अलग कलर का है। यहाँ पर 5 गो गेंद है इस थैला में, और इस थैला में 5 गो गेंद है, और कहेंगे आंख मूंद कर किसी, इसमें सब गेंद अलग अलग कलर का है। कोई लाल है तो कोई पीला है, तो कोई बैंगनी है, कोई सिल्वर कलर है, यानी अलग अलग कलर के गेंद है। हम कहेंगे कि इस थैले में से आंख मूंद कर एक गेंद को निकालिए, आंख मूंद कर एक गेंद को निकालिए, और ऐसा गेंद निकालिए जो लाल हो। तो क्या इस गेंद में, इस थैला में हाथ डालिएगा तो क्या 100% फिक्स है कि लाल गेंद निकलेगा? इसका कारण पता नहीं होता है। लाल भी निकल सकता है, पीला भी निकल सकता है, हरा भी निकल सकता है, सिल्वर कलर भी निकल सकता है कि नहीं? आँख मूंद कर जब निकालिएगा तो कोई भी कलर निकल सकता है, यानी कोई भी प्रकार के कलर निकल सकता है, जिसका कारण पता नहीं होए। अगर त्रुटि आ जाए तब उस त्रुटि को बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, यानी
जिसका कारण पता न हो, अगर त्रुटि आ जाए उस त्रुटि को हम क्या बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर। ये पहला दूसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया, यानी दूसरा एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया। पहला एग्जाम्पल लूडो वाला बताए थे, दूसरा का एग्जाम्पल थैला वाला बताए थे, जो कि प्रोबेबिलिटी में आप लोग पढ़े होंगे। आना तो एक तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लेते हैं कोई बेरोजगार लड़का है और यहाँ पर इसका घर है, मान लेते हैं सिवान, और सिवान से जाना चाहता है दिल्ली। कहाँ जाना चाहता है? दिल्ली। सिवान से मान लेते हैं इसका घर है बाबू महाराजगंज, और से यहाँ पर महाराजगंज से जाना चाहता है दिल्ली। तो महाराजगंज से दिल्ली जाने के लिए कोई ना कोई ट्रेवलिंग का व्यवस्था होगा, यानी माध्यम होगा। ऐसे पैदल थोड़ी दिल्ली चले जाते हैं हम लोग, ऐसे नहीं जाते हैं, यानी कोई ना कोई माध्यम होगा जाने के लिए। तो यहाँ पर माध्यम क्या है बाबू? ट्रेन होती है, यानी ट्रेन होता है। तो यहाँ पर सिवान जंक्शन जाएगा। कहाँ जाएगा? सिवान जंक्शन गया। तो सिवान जंक्शन जाने पर वहाँ पर कुछ ट्रेनें बिहार जाने की है। तो बिहार कौन कौन से ट्रेन जाती है? मान लेते हैं यहाँ पर 2:30 पर बिहार शपथ क्रांति है। कौन है बाबू? 2:30 पर बिहार शपथ क्रांति है। लेकिन यहाँ पर जो लड़का है, यहाँ पर जो लड़का है बाबू, यहाँ पर जो लड़का है, यहाँ पर आपका सिवान तो पहुँच गया, लेकिन यह पहुँचा 3 बजे पहुँचा। कितने बजे पहुँचा? 3 बजे पहुँचा। तो जिस टाइम पहुँचा उस टाइम यह ट्रेन निकल चुकी थी, आधा घंटा पहले ट्रेन आपका निकल चुकी थी। तो यह इसका ट्रेन क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। और अगर मान लेते हैं ट्रेन नहीं मिला तो उस स्टेशन पर लड़का कुछ देर रुका, उसके बाद सोचने लगा कि छोड़िए अब दिल्ली नहीं जाएंगे, अब जहाँ से आए हुए हैं वहीं पर हम रिटर्न हो जाते हैं। तो लड़का फिर कहाँ जा जाता है? महाराजगंज। अब बाबू इस फिगर से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर ट्रेन मिल जाती, यह लड़का 2:30 बजे पहुंच जाता, और ट्रेन मिल जाती तो यह लड़का कहाँ पहुंच जाता? दिल्ली पहुंच जाता। और न मिलने की वजह से फिर कहाँ पहुंच गया? महाराजगंज पहुंच गया। इसका मतलब यही है कि इसका कारण कोई पता नहीं होता है। अगर सपोज दैट ट्रेन मिल जाती तो सिवान से क्या पहुँच जाता? दिल्ली। अगर ट्रेन नहीं मिली तो फिर यहाँ पर कितना सिवान से कहाँ चौंक गया? महाराजगंज। यानी जहाँ से आया था वहीं पर फिर क्या हो गया? पहुँच गया। यानी इसका कारण पता नहीं होता है। अगर कारण पता नहीं हो, अगर त्रुटि हो जाए, उस त्रुटि को हम बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं? अगर इस लड़के को ट्रेन यहाँ पर मिल जाती, आपका 2:30 बजे पहुँच जाता है तो यह दिल्ली पहुँचता। अगर नहीं मिला ट्रेन, 3 बजे, आधा घंटा लेट होने के बावजूद लेट हो गया तो ट्रेन निकल चुकी थी, तो यहाँ पर फिर उसको कहाँ आना पड़ा? रिटर्न आना पड़ेगा महाराजगंज। यानी कहने का सेंस यह है कि यहाँ पर यह है कि अगर ट्रेन मिल जाती तो दिल्ली पहुँच जाता, और न मिलने की वजह से फिर कहाँ चलाया? महाराजगंज चलाया। यानी इसका कारण पता नहीं होता है, इसका कारण पता नहीं होता है। अगर त्रुटि हो जाए तब उस त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम त्रुटि, रैंडम एरर कहते हैं। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट की हम बात करते हैं बाबू। तीसरा पॉइंट है स्थूल या गंभीर त्रुटि यानी ग्रॉस एरर, गौतम गंभीर वाला त्रुटि। आप लोग जानते होंगे गौतम गंभीर वाला त्रुटि क्या होता है। इसमें सभी के सभी गलती ही होंगे, कोई सही होने की संभावना नहीं होता है। गंभीर माने क्या होता है? हम लोग कहते नहीं कि हम गंभीर गलती कर दिए हैं, यानी गंभीर त्रुटि कर दिए हैं। गंभीर माने पूरा का पूरा गलती कर दिए हैं, यही होता है बाबू। अब देखिए बाबू, यहाँ पर स्थूल या गंभीर त्रुटि क्या होता है। अगर मान लेते हैं कोई भी लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, जैसे सिविल ब्रांच लीजिएगा बाबू, तो सिविल में क्या होता है, मान लेते हैं टोटल स्टेशन ले जाना पड़ता है, कंपास भी ले जाना पड़ता है, आपको ग्राउंड में ले जाना पड़ता है। और ग्राउंड में लेकर एक लड़का सबसे पहले यहाँ पर टोटल स्टेशन को हम देखेगा, चाहे कंपास को देखेगा और बताएगा कि एंगल कितना मेजरमेंट हो रहा है कंपास को देखकर। और यहाँ पर दूसरा लड़का कॉपी में लेकर बैठा रहता है उधर, और यहाँ पर पहला लड़का से मान लेते हैं मेजरमेंट किए कर रहे हैं हम। मेजरमेंट करने के बाद हम बोले कि 37 डिग्री सेल्सियस लिखिए, 37 डिग्री एंगल लिखिए, 37 डिग्री। उससे बोले जो कॉपी में नोट कर रहा है, और 37 डिग्री बोले वो लड़का लिख लिया 38 डिग्री। और फिर दूसरा लड़का यहाँ पर मेजरमेंट करने आया, ये भी नापा 45 डिग्री, और उससे बोला 45 डिग्री लिख लिया 45 60 डिग्री लिख लिया।
और यह गलती पर गलती हो रहा है कि नहीं। जितने भी लड़के आ रहे हैं और टोटल स्टेशन या कंपास से मेजरमेंट कर रहे हैं और जो कॉपी में लड़का नोट कर रहा है उससे बता रहे हैं, तो बता रहे हैं कुछ अलग और लिखा जा रहा है कुछ अलग। यानी प्रेक्षणों के लापरवाही के कारण जो त्रुटि आ जाती है और उसी त्रुटि को हम बोलते हैं स्थूल या गंभीर त्रुटि। प्रेक्षणों के लापरवाही के कारण जो त्रुटि आ जाती है उसी त्रुटि को हम बोलते हैं स्थूल या गंभीर त्रुटि। हमारा लापरवाही तो ही है कि हम नाप कर बोले कुछ अलग और लड़का नोट कर लिया कुछ अलग। यानी हमारे लापरवाही के कारण जो एरर आ जाता है, यानी जो त्रुटि आ जाती है और उसी त्रुटि को एक्चुअल में हम बोलते हैं स्थूल या गंभीर त्रुटि। क्लियर? सभी लोग को समझ में आ गया बाबू? अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे बाबू क्रमबद्ध त्रुटि के प्रकार, यानी टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर। टाइप ऑफ सिस्टमैटिक एरर भी 4 तरीके से होते हैं और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और उसके बाद त्रुटि का गणना पढ़ेंगे, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर पढ़ेंगे, त्रुटि का जोड़ घटाव गुणा भाग ये सभी पढ़ेंगे। और बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है उसको भी हम लोग सॉल्यूशंस के साथ पढ़ेंगे, यानी सॉल्यूशंस भी हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।